चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रुरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सप्तमिवर्तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैष्यां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रैष्यां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम ए ओंग ऐ औच, इन दो सूत्रों पर भाष्यकार एक साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक विचार प्रारंभ किया गया है जिज्ञासु के द्वारा। ए ओंग ऐ औच, इन दो प्रत्याहार सूत्रों में जो चार वर्ण पठित हैं, उन चार वर्णों को तपर करके पढ़ना चाहिए आचार्य को, या अतपर ही पढ़ देना चाहिए, जैसा अभी यथान्यास है वैसे। तो समाधाता ने जिज्ञासु से प्रश्न किया है कि आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया। आपको कुछ तो वैशिष्ट्य दिखाई पड़ रहा होगा, तब आपने ये बात की है। पहले तो नहीं की ना, अयोन आदि के लिए, रीलरिक आदि के लिए तो नहीं की है ना। यहाँ ए ओंग अयौच के लिए आप कर रहे हैं तपर की बात। तो आप क्या विशेष देख रहे हैं दोनों पक्षों में, ये समाधाता ने जिज्ञासु से ही पूछा है। तो जिज्ञासु ने तपर पक्ष को पहले उद्धृत करते हुए तीन बातें कही। संध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत् तपरोच्चारणम, ये जो संध्यक्षर है हमारे ए ओ ऐ औ, यदि इनमें तपरोपदेश करते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि सूत्र न्यास बदलना पड़ेगा। अभी जैसा पढ़ा हुआ है वैसा नहीं होगा, फिर एत ओत ग ऐत औच ऐसा होने लगेगा। वो तो पहले तपर सहित पढ़ना चाहिए। यदि तपर चाहते हैं तो एक ये बात रहेगी, यदि तपर पक्ष है तो तपर का उच्चारण करना पड़ेगा। द्वितीय कहा कि यदि हम इनको तपर कर देते हैं तो प्लुत्यादिषु अज्विधिर्न सिद्ध, प्लुति आदि जो कार्य है, माने प्लुति आदि को निमित्त बना करके होने वाले जो कार्य हैं वो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि प्लुत्यादियों में अज्विधि नहीं हो सकेगी। प्लुत्यादियों की अच संज्ञा नहीं रहेगी, और अच संज्ञा नहीं रहेगी तो अच संज्ञा निमित्तक जो कार्य होंगे वो नहीं होंगे। जैसे गौत्रात नौत्रात में अनचीच दिखाया था, यर को दुर्वचन नहीं हो पाएगा अच से परे, क्योंकि अच नहीं कह सकेंगे हम त्रिमात्रिक ओकार औकार को। ऐसे ही प्रत्यंगैतिकायनः उदंग उपगवः में दिखाया था कि अचि गमो ह्रस्सादचि गमुन नित्यम से गमुट आगम नहीं हो पाएगा, तो ये दोष है। और एक इससे भी पूर्व में जाते हुए जिज्ञासु ने कहा कि प्लुत्यादियों में अजाश्रित विधि नहीं हो पाएगी, ये तो और बाद की बात है। प्रथम दोष यही है कि प्लुतादि संज्ञाएं ही त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक एकार ओकार ऐकार औकार आदि की नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि प्लुत संज्ञा स्वयं भी
अजाश्रित विधि है, और जब आप इनको अच ही नहीं कह पाओगे तपरकरण के कारण से, तो फिर इनका प्लुत नाम भी नहीं हो सकेगा। जैसे कि ऐतिकायन, औपगव इत्यादि दिखाए उदाहरण। तो ये हमारी तपर पक्ष के बारे में बात हो गई। 3 समस्याएं है ना। तपर करना पड़ेगा, प्लुत्यादिषु अजाश्रयो विधिर्न सिद्ध्यति, प्लुत संज्ञा च न सिद्ध्यति। तो समाधाता ने कहा तो ठीक है, इसको आप बीच में ले ही क्यों आए? जब आप इस पक्ष में आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं, तो आचार्य ने तो बिना तपर के पढ़ा ही हुआ है, वही पक्ष रखिए। संतु तर्हि अतपराणि। तो इसमें जिज्ञासु ने एक बात, प्रथम दोष दिखाया था, अतपर एच इघ्रस्वादेश की। अतपर पक्ष लेते हैं तो हमें एच इघ्रस्वादेश कहना पड़ता है। एच इघ्रस्वादेश कहना पड़ता है, बनाना पड़ता है। माने ऐसा देख रहे हैं कि इसके बिना भी काम चल सकता है दूसरे पक्ष में, ऐसा देखे समाधाता, तभी तो इसको दोष के रूप में दिखा सकता है ना। जिज्ञासु ऐसा देख रहा है कि अतपर पक्ष में एच इघ्रस्वादेश पढ़ना पड़ता है और तपर पक्ष में नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसा देख रहा है, तभी वो दोष उद्धृत कर रहा है। तो लेकिन समाधाता ने दिखाया कि तपर जो करेगा उसको भी पढ़ना पड़ेगा ऐच वर्णों के लिए। इतना ही फर्क है कि आप अतपर पक्ष में एच इघ्रस्वादेश पढ़ रहे हैं, तपर पक्ष में आपको ऐच इघ्रस्वादेश पढ़ना पड़ेगा। एच ऐच इतना ही है, पढ़ना तो दोनों में पड़ेगा। तो जो जिज्ञासु था उसने समाधान किया कि नहीं, तपर पक्ष में तो जो है वो ऐच के लिए भी हमें ऐच इघ्रस्वादेश नहीं बनाना पड़ेगा, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् से काम चलाएंगे हम। तो समाधाता ने कहा कि यदि आप ऐच के संदर्भ में ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् से काम चला सकते हैं, तो जो एंग वर्ण बच गए वहां पर भी सिद्धम एंगः सस्थानत्वात् से समाधान हो जाएगा। तो हमें अतपर पक्ष में भी और तपर पक्ष में भी एच इघ्रस्वादेश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये बात आई। और फिर एक चर्चा चली कि अर्धेकार अर्धोकार होते हैं कि नहीं। ये जो सिद्धम एंगः सस्थानत्वात् है, ये समाधान तब तक जो है वो उपयुक्त नहीं हो सकता जब तक हम अर्धेकार अर्धोकार की सत्ता को निषेध ना करें। यदि अर्धेकार अर्ध ओकार हो गए तो सिद्धम एंगः सस्थानत्वात् समाधान नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस पर भी बात चली है कि अर्धेकार अर्धोकार होते हैं कि नहीं होते। तो यद्यपि जिज्ञासु ने तो दिखाए कि अर्धेकार अर्धोकार होते हैं, ठीक है, लेकिन समाधाता का समाधान ये है कि वो केवल एक वर्ग विशेष की अपनी पार्षद कृति है। वो सर्वलोक स्वीकृत या सर्व वेद स्वीकृत नहीं है, वो पार्षद कृति है। वो उनकी सात्यमुग्री राणा यानी जो छंदोग जन हैं, उनकी अपनी गायन की एक रीति है। उसमें वो अर्ध ओकार जैसा गायन करते हैं या अर्ध एकार जैसा गायन करते हैं, तो वो उनके लिए स्वीकार्य है। उनके वहाँ पर साधु है वो प्रयोग, लेकिन अन्यत्र लोक और वेद में अर्ध एकार अर्धोकार की सत्ता नहीं है। तो इसलिए सिद्धम एंगः सस्थानत्वात् ये समाधान सिद्ध है, ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच करके ये हो गया। अभी अतपर पक्ष में बात कर रहे हैं और अतपर पक्ष में अभी कोई दोष नहीं है। एक दोष दिया था अतपर एच इघ्रस्वादेश इति वक्तव्यम भविष्यति, तो उसका तो समाधान हो गया कि वो हमें कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब जिज्ञासु अतपर पक्ष में और दूसरा दोष लेकर के आ रहे हैं। एकादेशे दीर्घग्रहणम, एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् आद् गुणः दीर्घः वृद्धिरेचि दीर्घः इति। एकादेश में दीर्घ ग्रहण कर देना चाहिए। आद् गुणः दीर्घः वृद्धिरेचि दीर्घः। आद् गुणः विधान करते हैं ना, तो कहते हैं कि वहां पर भी गुण होता है और वो दीर्घ होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, और वृद्धिरेचि जैसे आद्गुण का पूरा अर्थ वही है, अवर्ण से उत्तर रच के परे रहते, संहिता विषय में पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है।
गुण दीर्घ एकादेश होता है, ऐसा कहना होगा, जिज्ञासु कह रहा है। और वृद्धि रेचि में भी ऐसे ही। वृद्धि रेचि का क्या अर्थ है? अवर्ण से उत्तर, एच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ वृद्धि एकादेश होता है, या वृद्धि रूप दीर्घ एकादेश होता है, ऐसा कहना होगा। जिज्ञासु ऐसा कह रहा है। तो समाधाता ने पूछा, किम प्रयोजनम, क्यों हमें दीर्घ कहने की आवश्यकता है आद्गुण और वृद्धि रेचि सूत्र में, क्योंकि बिना उसके भी ठीक प्रयोग सिद्ध होते हैं हमारे। तो जिज्ञासु ने दिखाया, देखिए आगे, आंतर्यतस त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा मा भुवनिति। जिज्ञासु कह रहा है कि यदि आप आद्गुण में दीर्घ और वृद्धि रेचि में दीर्घ नहीं कहेंगे ना, तो पता है क्या होने लगेगा? आंतर्य के कारण से त्रिमात्र और चतुर्मात्रिक जो स्थानी है, माने जो आद्गुण और वृद्धि रेचि है, ये इसके स्थानी दो होते ना, पूर्व और पर। आदेश तो एक ही है लेकिन स्थानी तो दो है, पूर्व पर। तो पूर्व पर की कुल मिलाकर के जितनी मात्रा बन रही होगी ना, उतनी मात्रा वाला आदेश होने लग जाएगा। ठीक है। और उसमें हेतु क्या है कि ये अतपर पक्ष है। आपने यहाँ पर ए ओंग ऐ औच को तपर नहीं किया हुआ है ना, और तपर नहीं किया हुआ तो ये अपने सवर्णियों को भी ग्रहण कराते हैं, त्रिमात्रिकों को भी अच में ग्रहण कराएंगे ना, अच में ग्रहण, और चतुर्मात्रिकों को भी अच में ग्रहण कराएंगे। और मतलब जहाँ भी इनके सवर्णियों को लिए जा सकने की संभावना होगी, वहाँ ये अपने सवर्णियों को लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो केवल द्विमात्रिक ए ओ आदि ही नहीं उपस्थित रहेंगे आदेश के रूप में, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक भी उपस्थित रहेंगे। जैसे दृष्टांत देखिए, उदाहरण देखिए, खट्वा इंद्र खट्वेंद्र, ये बनाते हैं ना, खट्वा इंद्र खट्वेंद्र, सामान्य आद्गुण लगाया और द्विमात्रिक एकार कर लिया। स्थानी कितने मात्रिक थे? 3 मात्रिक। खट्वा का आकार द्विमात्रिक, इंद्र का इकार एक मात्रिक, तो स्थानी हमारे त्रिमात्रिक थे। लेकिन उसके स्थान पे जब हम आद्गुण करते हैं तो द्विमात्रिक एकार कर लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं खट्वेंद्र। लेकिन ये कह रहे हैं कि त्रिमात्रिक पाएगा अब। ठीक, खट्वा उदकम खट्वोदकम, त्रिमात्रिक ओकार होने लगेगा। खट्वा ईशा खट्वेशा, चतुर्मात्रिक एकार होने लगेगा। खट्वा ऊढ़ा खट्वोढ़ा, यहाँ पर भी चतुर्मात्रिक। खट्वा एलका खट्वैलका, चतुर्मात्रिक इकार। खट्वा उदना खट्वोदनः, चतुर्मात्रिक औकार, वृद्धि रेचि चल रहा है। खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वोपगवः, ये चतुर्मात्रिक वाले उदाहरण दिखा रहे हैं। ठीक है। और जिज्ञासु ने हेतु क्या दिया है? आंतर्यतस त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेशा मा भुवनिति। आंतर्य के कारण से, ठीक है, आंतर्य के कारण से त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदेश होने लगेंगे। प्रदीप देखिए, अन्यस्य असंभवाद इदमत्र नास्ति प्लुतश्च विषये स्मृतः। कोई कहे कि ये प्लुत जो दिखा रहे हो आप खट्वा इंद्र में, खट्वा उदकम में, जहाँ जहाँ त्रिमात्रिक आदेश दिखाया है, त्रिमात्रिक आदेश हो जाएगा ऐसा दिखा रहे हो दोष के रूप में, तो त्रिमात्रिक माने प्लुत, और प्लुत तो सामान्य विषय में होता नहीं। आपने स्वयं ही एक प्रसंग में पहले स्वीकार किया था, प्लुतश्च विषये स्मृतः, प्लुत विधान विशिष्ट विषय में ही स्मृत है, वहीं पर होता है, अन्यत्र होता नहीं। कोई ऐसा कहे तो कि यहाँ आप कैसे प्लुत दिखा रहे हैं, यहाँ तो हो नहीं सकता, तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो हो जाएगा। क्यों? अन्य से असंभवाद, अन्य कुछ हो ही नहीं सकता त्रिमात्रिक की अपेक्षा, त्रिमात्रिक के अतिरिक्त अन्य कुछ पा ही नहीं रहा, तो इसलिए त्रिमात्रिक हो जाएगा, ऐसा दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर कैसे त्रिमात्रिक आदेश चतुर्मात्रिक प्राप्त होने लग जाएंगे? क्योंकि तपर नहीं किया है ना, ए ओंग ऐ औच को तपर नहीं किया है। अब जब तपर नहीं किया है तो उनके द्वारा एक मात्रिक तो वो होते ही नहीं है, अभी पीछे बात आ गई। ठीक है, लेकिन त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक तो हो सकते हैं। तो जब तपर नहीं करेंगे तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के द्वारा अपने सवर्णियों का भी ग्रहण होता है। ठीक है।
और अपने सवर्णियों का ग्रहण होता है तो स्थानीय के अनुसार त्रिमात्रिक होने लगेगा, चतुर्मात्रिक होने लगेगा आदेश भी। अभी ये जो है बहुत इतना अधिक उससे नहीं देख रहे कि आप जो है वो वृद्धिरादेश सूत्र में तपरकरण कर रहे हैं, वो तपरकरण ऐच के लिए भी है, वो तो समाधान पक्ष में आएगी ना आगे बात। अभी सामान्य रूप से इतना देख रहे हैं कि ए ओ ऐ औ जो है वो तपर नहीं कर रहे, तो सवर्णी के रूप में त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक का भी ग्रहण कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ स्थानीय त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक है तो वहाँ आदेश भी त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक होने लग जाएंगे। सामान्य रूप से ऐसा देख रहे हैं, लेकिन आप काशिका में ध्यान दीजिए तो वृद्धिरादैच अदेंग गुणः सूत्रों पे सिद्धांत रूप में ये पक्ष रखा है ना कि वृद्धिरादैच का जो तपरकरण है वो तादपि परस्तपरः तपरकरणम ऐजर्थम ये है। तो जब तपरकरण ऐच के लिए हो गया तो इसका मतलब वहाँ द्विमात्रिक का ही ग्रहण होगा ना। ऐ औ जो वृद्धि संज्ञक हो रहे हैं वो द्विमात्रिक ही होंगे, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक हो नहीं सकते, तो इससे समाधान हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से अच के रूप में भले ही जो है वो जहाँ अच कह रही हूँ वहाँ ए ओ ऐ औ भले ही अपने त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदि रूपों का भी ग्रहण कराएं, लेकिन जब हम वृद्धिरादैच कह करके वृद्धिरेचि कह करके वृद्धि विधान कर रहे हैं, वृद्धि विधान कर रहे हैं ना, तो वृद्धि विधान करेंगे तो वृद्धि संज्ञा हो रही है वृद्धिरादैच सूत्र से, और आदैच सूत्र में तपर किया हुआ है और वो तपर ऐच के लिए भी है। ठीक है, बल्कि आ के लिए नहीं है, क्योंकि आ तो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा ही नहीं रहा। क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि वो अण है ही नहीं। अण में पढ़े हुए तो अ ई उ आदि ही है ना, तो आ तो अण है ही नहीं, वो तो अपने सवर्णी का ग्रहण नहीं करा रहा। तो इसलिए वृद्धिरादैच का जो तपरकरण है वो आ के लिए तो है ही नहीं, वो किसके लिए है? ऐच के लिए ही है। तो जब वो ऐच के लिए ही है तो समाधान हो गया ना। द्विमात्रिक आकार की और द्विमात्रिक ही जो ऐच जैसा पढ़ा हुआ है उसमें तपरकरण कर दिया, द्विमात्रिक पढ़ा हुआ है उसमें तपरकरण कर दिया, तो केवल द्विमात्रिक की ही वृद्धि संज्ञा होगी, त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक की वृद्धि संज्ञा है ही नहीं। जब वृद्धि संज्ञा है ही नहीं त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक की, तो पाएगी कैसे? खट्वैलका खट्वौदनः खट्वैतिकायनः खट्वौपगवः में जो आप चतुर्मात्रिक वृद्धि दिखा रहे हो वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, समाधान हो जाएगा। ऐसे ही अदेंग गुणः में वहाँ तपरकरण दोनों के लिए तादपि परः तपरः और तस्मात् परः तपरः दोनों प्रकार का समास लिया है ना। अकार के लिए भी है तपरकरण, लिखा है स्पष्ट तपरकरणम तिह सर्वार्थम। तपरकरण यहाँ सबके लिए माने अवर्ण के लिए भी है और एंग के लिए भी है। तो जब एंग तपरकरण के सामर्थ्य से एंग द्विमात्रिक ही गुण संज्ञक होगा, तो त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक एंग की तो गुण संज्ञा है ही नहीं। तो आप जो दिखा रहे हो आद्गुणः के उदाहरण खट्वेंद्रः खट्वोदकम खट्वेशा खट्वोढ़ा यहाँ तक खट्वोषा खट्वोढ़ा यहाँ तक आप दिखा रहे हो कि त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक गुण होने लग जाएगा। वो गुण त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक की गुण संज्ञा होती ही नहीं, तो हो कैसे जाएगा, है ना। तो ये समाधान आगे चल के देंगे, अभी तपरकरण वाला। अभी तो केवल सामान्य रूप से ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ ए ओंग अयौच में भी तपर नहीं कर रहे और वहाँ वृद्धिरादैच और अदेंग गुणः वाले तपरकरण पे भी ध्यान नहीं है। अभी उसको भी अनपेक्षित करके जो है वो जिज्ञासु दोष दिखा रहा है कि आंतर्य से त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक जो स्थानीय है उनके स्थान पर त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक ही गुण रूप आदेश और वृद्धि रूप आदेश प्राप्त होने लग जाएंगे। आगे बढ़िए। तटस्थ कहते हैं तत्तर्हि दीर्घ ग्रहणम कर्तव्यम। तो क्या आपने जो एकादेशे दीर्घ ग्रहणम ये कहा है कि त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक वृद्धि रूप आदेश गुण रूप आदेश ना होने लग जाए, इसलिए क्या करना चाहिए? जिज्ञासु ने क्या सुझाव दिया था? आद गुण में दीर्घ पढ़ दो, वृद्धि रेचि में भी दीर्घ पढ़ दो, जिससे कि त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदेश ना हुआ करे। तो बीच में किसी तटस्थ व्यक्ति ने पूछ लिया है तत्तर्हि दीर्घ ग्रहणम
कर्तव्यम, तो क्या फिर वो दीर्घ ग्रहण करना चाहिए जो आप कह रहे हैं? तो समाधाता ने कहा न कर्तव्यम, नहीं करने की आवश्यकता है। उपरिष्टाद योग विभागः करिष्यते। उपरिष्टाद का मतलब पहले नहीं, आगे। उपरिष्टाद का मतलब हम समझते हैं ना, ऊपर। ऊपर मतलब पहले, पहले नहीं। उपरिष्टाद का इस तरह भी व्यवहार होता है यहाँ। उपरिष्टाद माने आगे, आगे के सूत्रों में। उपरिष्टाद योग विभाग करिष्यते, आगे चल करके योग विभाग करेंगे। कहाँ? छठे अध्याय में करेंगे। क्या? अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र है ना, एक संपूर्ण सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, इतना है ना, तीन पद वाला सूत्र है, त्रिपदात्मक सूत्र है। तो उसमें कह रहे हैं कि उसको हम योग विभाग कर देंगे। अकः सवर्णे एको भवति, अकः सवर्णे ये एक योग हो गया, एक सूत्र हो गया आपका। ततः दीर्घः दीर्घश्च स भवति, और फिर दूसरा सूत्र हम बनाएंगे दीर्घः। तो अकः सवर्णे का अर्थ क्या हुआ? अक्ष से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में एकादेश होता है, इतना अर्थ अकः सवर्णे का हुआ ना। संगीता विषय में अक्ष से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में सवर्ण एकादेश होता है। सवर्ण भी तो है ना? हाँ, सवर्ण अच्छी के साथ जुड़ रहा है, सवर्ण आदेश होता है, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही सवर्ण होगा। ठीक है, अक्ष से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है, केवल इतना। फिर अग्रिम सूत्र है दीर्घः। ठीक है, वो क्या कहेगा कि पूर्व सूत्र से जो एक आदेश हो रहा है दीर्घश्च स भवति, वह दीर्घ होता है। अब कुल मिला के तो अर्थ वही बन गया जो हम पहले करते थे, बस बात इतनी कि पहले हम एक ही वाक्य में बोल देते थे। अक्ष से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। अब दीर्घ को ना बोल के केवल इतना बोल रहे हैं, एकादेश होता है। और अग्रिम दीर्घ सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि पूर्व सूत्र ने जो एकादेश किया वो दीर्घ होता है। तो फर्क क्या पड़ा? तो कह रहे हैं फर्क ये पड़ेगा कि ये जो दीर्घ हमें अलग से सूत्र मिल गया ना, इसको आगे ले जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना दीर्घ आद गुण हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, विधिरेची में अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। अकः सवर्णे दीर्घ वाले दीर्घ को ही हमने जो है वो विभक्त कर दिया, अब वो स्वतंत्र है, उसको हम आगे संबद्ध कर लेंगे। पर ये सूत्र तो पहले हैं आपके, आद गुण वृद्धि रेची, है ना। कोई नहीं, ऊपर भी संबद्ध कर लेते हैं आचार्य। कहीं कहीं अनुकृष्ट भी होते हैं ना पद, ठीक है, नहीं होते क्या? होते हैं, अनुकृष्ट भी होते हैं और कहीं कहीं जो है वो उत्कृष्ट भी हो जाते हैं, ऊपर की ओर भी। तो ये एक तरह से एक देशी समाधाता है ये, जो कह रहा है न कर्तव्यम, दीर्घ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, आगे योग विभाग करेंगे। अकः सवर्णे एको भवति ततः दीर्घः दीर्घश्च स भवति। कौन दीर्घ होता है? तो कह रहे हैं कि यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात और है, यहाँ ये भी नहीं कह रहे कि हम जो है वो दीर्घ पद को उठा करके ऊपर वाले सूत्रों में संबद्ध कर देंगे। दीर्घः को यहीं पे रखेंगे, अकः सवर्णे दीर्घः को, और कह रहे हैं कि यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्टः। जो एकः पूर्वपरयोः के अधिकार में हुआ जो भी कार्य हुआ है ना, वो दीर्घ होता है, अभी तक का जो भी कार्य हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सूत्र आ गए अष्टाध्यायी, यदि आपके पास है तो देखिए। एकः पूर्वपरयोः यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अकः सवर्णे दीर्घः यहाँ कहा हुआ है। तो अकः सवर्णे सूत्र अलग बना दिया और दीर्घः अलग बना दिया, और दीर्घः को ऊपर वाले सारे सूत्रों का शेष बना दिया। ऊपर वाले सारे सूत्रों का शेष बनाना समझते हैं ना, क्योंकि देखिए दीर्घः का अर्थ क्या करके दिखा रहे हैं, दीर्घश्च स भवति यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्टः। जो कुछ भी ऊपर जिसके बारे में ये कहा गया है कि पूर्व पर के स्थान में एक आदेश हो जाए, तो पूर्व पर के स्थान में एक आदेश हो जाए, तो इतने सारे सूत्रों के लिए कह चुके हैं अभी तक, है ना। तो इन सारे सूत्रों में
दीर्घ एकादेश हुआ करेगा। पूर्व पर के स्थान में होने वाला जो एकादेश है वो दीर्घ हुआ करेगा इतने सारे सूत्रों में। इतने सारे सूत्रों में होगा तो इसी के बीच में आपके आद्गुणः और वृद्धि रेची भी आ गए, ठीक है। तो वहाँ इष्ट सिद्धि हो जाएगी, ये कहा जा रहा है अभी तक।